कविता का शीर्षक क्या है? जोर से बोलो तीनों। मैं तुम लोगों से दूर हूं। ठीक है, कौन कह रहा है ऐसा? मुक्ति बोध कह रहे हैं। किससे दूर है? बाकी लोगों से। ये जो दूरी है, इसमें जो पूरी कविता में कीवर्ड क्या है? दूर हूं। पूरी कविता में बताएंगे कि कैसे दूर है। ठीक है, हम सब इसी समाज के व्यक्ति हैं, एक ही समाज में रहते हैं, एक ही देश में रहते हैं, एक ही प्रदेश में रहते हैं। पर क्या दो व्यक्ति की सोच, जीवन आदर्श, जीवन मूल्य एक जैसे होते हैं? एक समान होते हैं? होते हैं? आप और गुलाबी एक जैसा सोचती हो? बिंदु और गुलाबी एक जैसा सोचती है? हर किसी की सोच एक दूसरे से क्या है? अलग है। पहली ही पंक्ति है जिसमें कवि कह रहे मैं तुम लोगों से दूर हूं, मतलब तुम लोग जैसा सोचते हो, जैसा बोलते हो, मेरी सोच उससे अलग है। ये जो दूरी है, ये दूरी भौतिक दूरी नहीं है कि मैं तुम लोगों से 1 किलोमीटर दूर हूं, 500 मीटर दूर हूं, 5 किलोमीटर दूर हूं। नहीं, मैं तुम लोगों से दूर हूं, मतलब ये जो अंतराल है, दूरी है, ये कैसी दूरी है? वैचारिक दूरी है, सोच की, समझ की दूरी है, मूल्यों की दूरी है। किसी के लिए भ्रष्टाचार सामान्य बात है, किसी के लिए भ्रष्टाचार असहनीय अपराध है ना? तो कोई छोटी छोटी बात में देश में कुछ भी हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नीट का पेपर लीक हुआ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के लिए वो जीवन मरण का प्रश्न है, कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली। कुछ लोग जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो भी उस आंदोलन में शामिल हुए क्योंकि उनको लगता है ये गलत हुआ, और कुछ लोग कहते हैं ये फालतू में विरोध कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक ही देश के लोगों के बीच की वैचारिक दूरी है। आप किसी के साथ बैठते हुए किसी के बहुत दूर हो सकते हैं, और किसी के बहुत दूर रहते हुए उसके बहुत करीब हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? मैंने एक पंक्ति लिखी है कि जब तुम दूर थी बहुत करीब थी मेरे, जब तुम करीब आ गई हो बहुत दूर हो गई हो। तो जब दूरी थी तब करीबी थी, तब आपस में क्या था? संवाद था, बातचीत थी, वैचारिक घनिष्ठता थी, आत्मीयता थी। लेकिन करीब आने पर वो दूरी क्या हो गई है? घटने के बजाय बढ़ गई है। तो यहाँ मुक्ति बोध जो दूरी की बात कर रहे हैं वह किलोमीटर वाली दूरी नहीं है। वह किसकी दूरी है? वैचारिक दूरी है, वह नैतिक मूल्यों की दूरी है, वह जीवन दर्शन की दूरी है कि कवि की जीवन दृष्टि, जीवन दर्शन, कवि के जो मूल्य है वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। इसलिए कवि स्वयं को उनसे दूर अलग पाते हैं। कई बार आपको लगता है ना कि भीड़ में भी अलग हैं, एकदम तन्हा है लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई आपको समझने वाला नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि एक दोस्त होता है वो काफी होता है। तो दूरी किसकी होती है? मूलतः वैचारिक, मानसिक, आत्मिक जो दूरी होती है वो असली दूरी होती है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं कविता को। तो मुक्ति बोध कह रहे हैं मैं तुम लोगों से इतना दूर हूं। मैं तुम लोगों से कितना दूर हूं? इतना दूर हूं। आगे कहते हैं तुम्हारी प्रेरणाओं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्न है। ये जो शुरू की पंक्ति है मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, कि मैं तुम लोगों से इतना दूर हूं, तुम्हारी प्रेरणाओं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्न है कि तुम्हारे लिए जो विष है मेरे लिए अन्न है। कितना दूर है सोचिए। कवि और समाज या बाकी लोग कह रहे हैं कि हमारे बीच में इतनी दूरी है ना? आजकल जो इंस्टाग्राम में आता है ना, वी आर नॉट सेम ब्रो, है ना, कि हम सेम नहीं है ब्रो, हमारी सोच तुम्हारी सोच बिल्कुल अलग है, तुम्हारे ओपिनियन अलग है, मेरे ओपिनियन अलग है। तो यही मुक्ति बोध कह रहे हैं, है ना? आप लोगों की भाषा में, जेन जी की भाषा में वी आर नॉट सेम ब्रो, लेकिन यहाँ मुक्ति बोध कह रहे हैं मैं तुम लोगों से इतना दूर हूं, हमारे बीच की दूरी इतनी है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मेरी प्रेरणाओं से तुम्हारी प्रेरणा इतनी भिन्न है। मतलब मैं जिन चीजों से प्रेरित होता हूं, मुझे सत्य प्रेरित करता है, मुझे ईमानदारी प्रेरित करता है, मुझे नैतिकता प्रेरित करता है। और तुम किससे प्रेरित होते हो? तुम स्वार्थ प्रेरित होते हो, तुम धन से प्रेरित होते हो, तुम पद से प्रेरित होते हो, है ना? मुक्ति बोध कह रहे हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बड़ा पद नहीं चाहिए, है ना? गलत रास्ते पर चलकर यदि कोई बड़ा पद मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो मुझे नहीं। तो मेरी प्रेरणा क्या है? कवि की प्रेरणा देखो, दो प्रेरणा है। दूरी में बता दिया आपको, अब यहां पर प्रेरणा समझिए। जो कवि की प्रेरणा है वो क्या है? सत्यनिष्ठा, ईमानदारी। ठीक है, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, नैतिकता, ये जो कवि के क्या है? जीवन मूल्य है। कवि को प्रेरित ऐसी चीजें करती हैं। और समाज को क्या प्रेरित कर रहे हैं?
जिनसे कवि दूर है उनकी प्रेरक तत्व क्या है? ये कवि की प्रेरणा है। समाज का क्या है? स्वार्थ, धन, पद, सत्ता। समझ में आ रहा है? तो कवि को प्रेरित करती सत्य, नैतिकता, ईमानदारी, मानव मूल्य, मानवता। ठीक है, ये कवि की क्या है? प्रेरणा है। और समाज की प्रेरणा क्या है? समाज में ज्यादातर लोग किस चीज से प्रेरित होते हैं? किस चीज के लिए काम करते हैं? अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कोई बड़ा पद पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए। तो जब दोनों की प्रेरणा भिन्न होगी, दोनों का जीवन भिन्न होगा कि नहीं? आपकी प्रेरणा हो सकता है किसी की प्रेरणा हो कि उसको जैसे भी करके एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसकी प्रेरणा भिन्न है। उसकी प्रेरणा में केवल क्या है? अंक, अच्छे अंक। चाहे रास्ता कोई भी हो, चाहे चिट मार के लाऊं, चाहे किसी से पूछ के लाऊं, चाहे मैं पकड़ा जाऊं, उसकी प्रेरणा केवल क्या है? मार्क्स। और एक की प्रेरणा है कि नंबर भले कमाए लेकिन मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगी। तो जिनकी प्रेरणा सीखना होता है वो क्लास आते हैं, वो बैठकर सुनते हैं। और जिनकी प्रेरणा केवल नंबर लाना, अरे पास तो हो जाएंगे, गाइड में नहीं दिया है क्या, क्यों जाते हो तुम लोग कॉलेज? क्योंकि उसकी प्रेरणा केवल क्या है? अंक लाना, पास होना, डिग्री पाना। और आपकी प्रेरणा क्या है? ज्ञान प्राप्ति। देखो, प्रेरणा, केवल प्रेरणा बदल जाने से जीवन कितना बदल जाता है। आपकी प्रेरणा ज्ञान प्राप्ति है, क्लास में 3 लोग हैं, कई बार 1 लोग 2 लोग आते हैं, फिर भी आप आना नहीं छोड़ रहे हो, क्योंकि आपकी प्रेरणा क्या है? ज्ञान हासिल करना, कुछ सीखना है। और एक की प्रेरणा है केवल बीए की डिग्री ही तो लेना है, इतना मशक्कत करने की क्या जरूरत है? पेट्रोल खर्च करने की, दिन खराब करने की, पूरा दिन लगाने की क्या जरूरत है? उनके लिए टाइम वेस्ट है। लेकिन आप लोग दूर दूर गांव से आ रहे हो, पढ़ने के लिए आ रहे हो। तो ये होता है जीवन की प्रेरणा में अंतर आने का फर्क। कवि की प्रेरणा है सत्य, नैतिकता, ईमानदारी। समाज के लोगों की प्रेरणा है स्वार्थ, लोलुपता, पद, प्रतिष्ठा, धन। इसलिए वो कोई भी रास्ते से ये चीज हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कवि केवल इस रास्ते पर चलकर जो मिलेगा वो हासिल करना चाहते हैं। इसलिए दोनों के बीच क्या है? दूरी है। मैं तुम लोगों से इतना दूर हूं, मेरी प्रेरणा तुम्हारी प्रेरणा से इतनी भिन्न है। कितनी भिन्न? कि तुम्हारे लिए जो विष है मेरे लिए अन्न है। अब देखो, प्रेरणा की भिन्नता समझ गए? अब कवि कह रहा है कि समाज के लिए जो चीज विष है, जिस चीज को समाज विष के समान मानता है, किस चीज को? कठोर परिश्रम करने को, है ना, असफल होने को, ठोकर खाने को, बार बार मेहनत करने को समाज क्या मानता है? विष मानता है। समाज के लिए विष क्या है? त्याग, बलिदान। विष की बात करेंगे तो समाज के लिए विष क्या है? त्याग, बलिदान। ये सब समाज के लिए क्या है? विष है। असफलता, कठोर परिश्रम, ये सब करना किसी को पसंद है क्या? ये सब करना किसी को पसंद आता है? सामान्यता है, अरे क्या यार, क्यों इतनी मेहनत करना, क्यों साल भर पढ़ने जाना, क्यों साल भर पुस्तक लिखना, नोट्स बनाना, आंखें फोड़ना, उससे अच्छा रील्स देखो ना, उससे अच्छा यूट्यूब चलाओ ना, है ना। तो ये क्या है? जो त्याग है, बलिदान है, असफलता है, कठोर परिश्रम है, ठोकर खाना है, जीवन के संघर्ष जो है, ये सब समाज के लिए क्या है? विष है। विष के समान त्याग्य है, त्याज्य है, विष के समान कड़वे हैं। मतलब आपको विष पीना पीना पसंद है क्या, या कोई विष पीना चाहता है? नहीं। तो जैसे विष से दूर भागते हैं, इसी तरह हमारा समाज त्याग, बलिदान, संघर्ष, असफलता, कठोर परिश्रम, इन सब से क्या करता है? दूर भागता है। इनको विष के समान त्याज्य मानता है। लेकिन यही चीजें जो समाज के लिए विष है, मुक्ति बोध के लिए यही चीज क्या है? अन्न है। प्रेरणा कितनी भिन्न है, सोच कितनी अलग है। जो चीज को समाज त्याज्य मानता है, जिस चीज को समाज जिससे दूर भागता है, मुक्ति बोध उसे अन्न की तरह स्वीकार करते हैं, भोजन की तरह। जैसे भोजन आप ग्रहण करते हैं ना, प्रतिदिन खाते हैं, इसी तरह ये जो त्याग, बलिदान, संघर्ष, ईमानदारी, मुश्किल रास्ता जो है मुक्ति बोध के लिए अन्न के समान ग्राह्य है, उसे ग्रहण करना चाहते हैं, उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। ये अंतर है मुक्ति बोध में और समाज के
बाकी लोगों में, इसीलिए मुक्ति बोध कहते हैं मैं तुम लोगों से दूर हूं। आगे कहते हैं इतना दूर हूं, मेरी प्रेरणा से तुम्हारी प्रेरणा इतनी भिन्न है कि मेरे तुम्हारे लिए जो विष है मेरे लिए अन्न है दूरी। तीन ही पंक्ति में साबित कर दी मुक्ति बोध ने कितनी दूरी है। आगे की कविता तो विस्तार है, लेकिन हम देखेंगे तो कविता एक तरह से यही कंप्लीट हो जाती है मेरे लिए। और मुझे ये तीन पंक्तियां बहुत पसंद है, क्योंकि जीवन में जो भी व्यक्ति जिसके आदर्श अलग होंगे, जिसके सपने अलग होंगे, जिसकी प्रेरणा अलग होगी, वो समाज में बाकी लोगों से दूरी लगातार महसूस करेगा, क्योंकि उसको जो चीज प्रेरित करती है, समाज में बाकी लोग उस चीज की आलोचना करते हैं, अवहेलना करते हैं। तो मुझे भी ऐसा कई बार लगता है कि लोग मुझे समझ में नहीं पाते, तो कई बार मैं ये स्टेटस लगाता हूं कि मेरी प्रेरणा तुम्हारी प्रेरणाओं से इतनी भिन्न है कि तुम्हारे लिए जो विष है मेरे लिए क्या है, अन्न है। समझ में आया बिंदु? ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, अब मुक्ति बोध क्या कहते हैं, मेरी असंग स्थिति में चलता फिरता साथ है, अकेले में साहचर्य का हाथ है। मेरी असंग स्थिति में, असंग मतलब अकेले, जो भी समाज में कुछ अलग करेगा ना, वो स्वयं को अकेला महसूस करेगा। अकेलापन गिफ्ट की तरह मिलता है, तोहफे की तरह मिलता है, जिसकी सोच समाज में अलग होगी, जिसके मूल्य अलग होंगे। लेकिन मुक्ति बोध इस अकेलेपन से घबराते नहीं हैं। इस अकेलेपन में क्या करे, मेरी असंग स्थिति में, असंग स्थिति में मतलब बिल्कुल नितांत अकेलेपन वाली स्थिति में भी चलता फिरता साथ है। कौन साथ चल रहा है ना? अकेले में साहचर्य का हाथ है। साहचर्य मतलब साथ चलने वालों का हाथ है। मतलब कह रहे हैं मुक्ति बोध कि मैं अकेला हूं, उसके बावजूद मेरे साथ चलते फिरते हैं। कौन? जिनके विचार मेरे से मिलते जुलते हैं। भले वो मेरे साथ नहीं है भौतिक रूप से, लेकिन मेरे पहले जो इस मार्ग पर चल गए, या इस समाज में, इस संसार में जहां कहीं भी जो मेरी तरह सोच रखता है, जिसकी प्रेरणा मेरे से मिलती जुलती है, वो मेरे अकेलेपन में भी मेरे साथ है। साहचर्य का हाथ है। साहचर्य का हाथ, जैसे कोई हाथ पे हाथ पकड़कर मेरे साथ चल रहा है, ऐसे ही मेरे जैसे विचार वालों लोग मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर चलते हैं। यहाँ हाथ पकड़ना वैचारिक रूप से, आत्मिक रूप से है। कुछ लोग जो साथ नहीं रहते फिर भी साथ होते हैं, ऐसे ही ये साथ है मुक्ति बोध के। मुक्ति बोध से मिलते जुलते प्रेरणाओं वाले लोग जो सत्य निष्ठा ईमानदारी के मार्ग पर चल रहे हैं, वो कहीं भी अलग अलग है, लेकिन मगर वो क्या है, एक साथ है। समझ में आया? ठीक, आगे बढ़े। उनका जो तुम्हारे द्वारा गर्हित है, असंग मतलब अलग, नए नए शब्दों को नोट करते जाओ बेटा। गर्हित मतलब तिरस्कृत, त्याग्य, निंदित। ठीक है, उनका जो तुम्हारे द्वारा गर्हित है मतलब जिसे तुम तिरस्कृत कर देते हो, छोड़ देते हो, जिसका तुम अपमान करते हो। तिरस्कार करना मतलब क्या होता है, अपमान करना। नए शब्दों को नोट करो, गर्हित, असंग, नोट करते चलो ना, नए शब्दों को नोट करो अनु। हाँ ठीक, उनके लिए जो क्या कह रहे हैं, उनका जो तुम्हारे द्वारा गर्हित है मतलब जिसका तुम तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो, जिसकी तुम निंदा करते हो, किंतु वे मेरी व्याकुल आत्मा में बिंबित है, पुरस्कृत है। फर्क समझ रहे हैं कि तुम्हारे लिए जो गर्हित है, जिसको तुम त्याग देते हो, जिसका तुम निंदा करते हो, जिसका तुम अपमान करते हो, वही चीज मेरे लिए क्या है, मेरी व्याकुल आत्मा में बिंबित है। वो मेरी आत्मा में झलकते हैं, बिंबित तो होते हैं, उनका बिंब मेरी आत्मा में बसा हुआ है, पुरस्कृत है। मतलब वो मेरे लिए क्या है, प्रिय है। वही तुम्हारे लिए जो विष है मेरे लिए क्या है, अन्न है। विष को इंसान खाता नहीं है, पीता नहीं है, अन्न को हमेशा खाता है। तो तुम जिसे विष समझकर त्याग देते हो, मैं उसे अन्न समझकर प्रतिदिन खाता हूं। तुम जिसका तिरस्कार करते हो, जिसका अपमान करते हो, वो मेरे हृदय में बसे हुए हैं, वो मेरे प्राणों से प्रिय है, वो मेरे लिए पुरस्कृत है, सम्मानित है। समझ में आ रहा है? तो ये मूल्यों का अंतर है, मूल्यों का टकराव है कवि और समाज का। ठीक है, किंतु वे मेरी व्याकुल आत्मा में, आत्मा कैसी है कवि की, व्याकुल है। शब्दों के चयन को बहुत ध्यान देना है। कवि की आत्मा बेचैन है। बेचैन क्यों है? क्योंकि समाज की जो दशा देखकर कवि निरंतर समाज के लिए क्या है, चिंतित है, परेशान है। और उनकी चिंतित, परेशान, व्याकुल आत्मा में स्थान कौन पाते हैं, समाज में जो गर्हित है, जो तिरस्कृत है, त्याग्य है। ठीक है, त्याज्य है। इसलिए तुम्हारा मुझ पर सतत आघात है।
समाज कभी बर्दाश्त नहीं करता। कोई व्यक्ति अलग दिशा में चले, अलग दिशा में सोचे। तो यहाँ कवि का अलग होना, समाज केवल यह नहीं चाहता है कि वो जैसे हैं, वो चाहता है कि सब उनके जैसे हो। कोई अलग सोच रहा है, कोई अलग कर रहा है, रूढ़ियों को तोड़ रहा है, तो समाज केकड़े वाली सोच, केकड़े जैसे एक दूसरे का पैर खींचते हैं ना, तो समाज उसको अपनी ओर खींच कर लाना चाहता है। वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो कुछ बड़ा नहीं सोच रहे, तो कोई नहीं सोचे। और यदि कोई ऐसा सोचता है तो समाज उस पर निरंतर आघात करता है। आघात करना मतलब समाज द्वारा विरोध का सामना करना, समाज द्वारा निरंतर चोट करना, उसकी मान्यताओं पे, उसके आत्मविश्वास पर, उसके हर कदम पर उसकी आलोचना करना, यह क्या है? आघात है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा जो गर्हित है, मेरे द्वारा क्या है, मेरी आत्मा में वो बिंबित है, पुरस्कृत है, और ये विचारों का, मूल्यों का अंतर है, टकराव है। इसलिए समाज निरंतर कवि पर आघात करता है, कवि की आलोचना करता है, कवि की भर्त्सना करता है, उसको गिराने की कोशिश करता है, उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है। नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति समाज की रूढ़ियों को तोड़े, परंपराओं को तोड़े और कुछ ऐसा कर जाए जो किसी ने नहीं सोचा, ये जो सामान्य मानदंड के अनुरूप नहीं है। ठीक है। और फिर आगे कवि कहते हैं कि इसलिए तुम्हारा मुझ पर सतत आघात है। ये जो आघात है ये भी कैसा है? सतत है। सतत मतलब निरंतर, लगातार। समाज ऐसे व्यक्तियों को निरंतर परेशान करते रहता है, लगातार परेशान करते रहता है, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है, सबके सामने और अकेले में। ये जो सतत आघात है ये कैसा है? हमेशा होते रहते हैं, निरंतर। कैसे? सबके सामने। समाज सबके सामने भी आलोचना करता है और अकेले में भी उनको परेशान करता रहता है। जो भी समाज के मूल्यों से अलग जाएगा, जो निर्धारित मापदंड है, मानदंड है, उनको तोड़कर नए मूल्यों की स्थापना करने की कोशिश करेगा, समाज नहीं चाहता। समाज बदलाव का विरोधी है। समाज नई चीजों को तुरंत स्वीकार नहीं करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अकेले में भी और सबके सामने भी निरंतर तोड़ने की, उसे गिराने की कोशिश करता रहता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। मेरे रक्त भरे महाकाव्यों के पन्ने उड़ते हैं तुम्हारे हमारे इस सारे झमेले में। अब देखिए मुक्ति बोध कह रहे हैं ये जो संघर्ष है किसके किसके बीच हो रहा है? कवि और समाज के बीच में। तो इस सारे झमेले में तुम्हारे मेरे मतलब निरंतर कवि और कवि के समाज के बीच निरंतर क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है, विचारों का संघर्ष हो रहा है, मूल्यों का संघर्ष हो रहा है, टकराव हो रहा है। और इस टकराव से कवि टूट नहीं रहे हैं, बल्कि कवि कुछ अच्छा कर रहे हैं। और क्या अच्छा कर रहे हैं? मेरे रक्त भरे महाकाव्यों के पन्ने उमड़ते हैं। देखिए रूपक, देखिए कवि का जीवन कैसा बन रहा है? रक्त भरे महाकाव्यों के पन्ने। ये जो रक्त भरे महाकाव्यों के पन्ने हैं, यह क्या है? कवि का जीवन है। हम सब का जीवन क्या है? किताब की तरह है। जीवन का हर दिन एक पृष्ठ है ना? तो ये जो संघर्ष है, इतना भीषण संघर्ष है, कवि को इतना तोड़ देने वाला कि कवि लहूलुहान हो गए हैं। लहूलुहान हो गए अर्थात जीवन बहुत संघर्ष से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है। लेकिन ये कष्ट भरे जीवन किसका रूप ले रहे हैं? एक महाकाव्य का रूप ले रहे हैं। महाकाव्य मतलब महान जीवन का। किसी भी महापुरुष को देख लो, उसके जीवन में संघर्ष होगा, कठिनाई होगी, चुनौतियां होंगी, कष्ट होंगे। कोई भी बिना चुनौती के बहुत अच्छा नहीं कर पाता है जीवन में। तो मुक्ति बोध भी कह रहे हैं कि तुमने मुझे जो कष्ट दी, जो पीड़ा दी, मेरे जीवन में जो बाधाएं उत्पन्न की, वो सब मेरे जीवन के महाकाव्य के पन्ने बनते जा रहे हैं। मतलब मेरा जीवन एक महान जीवन बनने की ओर अग्रसर है। जैसे महाकाव्य की गाथा अमर हो जाती है, सबको प्रिय होती है, उसकी गाथा गौरव गाथा बन जाती है, ऐसे ही समाज द्वारा सतत आघात से, निरंतर आघात से कवि का जीवन महाकाव्य की तरह गरिमामय हो गया है। समझ में आ रहा है? तो कवि ने अपने जीवन को क्या कहा है? रक्त भरे महाकाव्यों के पन्ने। यहाँ पर जीवन सीधा सीधा आया है क्या? नहीं आया है। तो यहाँ पर केवल हम देखेंगे उपमान है, और उपमेय क्या है? कवि का जीवन जो अप्रत्यक्ष है। इसलिए कौन सा अलंकार होगा?
रूप का अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि कवि के जीवन को रक्त भरे महाकाव्यों के पन्ने का उपमान दिया गया है। रूपक तो है लेकिन अतिशयोक्तिपूर्ण, इसलिए रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होगा। रक्त भरे महाकाव्यों के पन्ने अर्थात कवि का जीवन, यह एक तरह से प्रतीकात्मकता में भी आएगा। प्रतीक योजना पढ़ते हैं ना, तो यहाँ जो रक्त भरे महाकाव्य हो किसका प्रतीक है? कवि के गौरव या गौरवमय या महान जीवन का प्रतीक है। ठीक है, तो इस आघात से कवि क्या कह रहे हैं? मेरे रक्त भरे महाकाव्यों के पन्ने उड़ते हैं, तुम्हारे हमारे सारे झमेले में ये जो तुम्हारा हमारा संघर्ष हो रहा है, तुम मेरा निरंतर विरोध कर रहे हो, मेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हो, तो मेरे जीवन के रक्त भरे पन्ने महाकाव्य बनकर, महाकाव्यों के पन्ने बनकर उड़ रहे हैं, मतलब जन जन तक प्रचारित हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पहला भाग कविता का पहला पद। अब दूसरा देखते हैं, असफलता का धूल कचरा ओढ़े हूं। रूपक फिर समझिए, ठीक है, असफलता का धूल कचरा ओढ़े हूं। ठीक है, कवि असफलता को किसका रूप दे रहे हैं? धूल कचरा। सफलता क्या है? धूल कचरा किसका प्रतीक है? गंदगी का, है ना, जो चीजें आपको पसंद नहीं है। तो कवि क्या ओढ़े हुए हैं? असफलता का धूल कचरा। असफलता को किसका रूप दिया है? धूल कचरा का। ये हो गया हमारा उपमेय और ये हो गया हमारा उपमान। सीधे सीधे रूप का आरोप है, शिल्प सौंदर्य अलग से नहीं बताऊंगा इस कविता के, इसलिए साथ में ही चल रहे हैं। ठीक है, तो कवि कह रहे कि क्या ओढ़े हुए हैं? असफलता रूपी धूल कचरे को ओढ़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? असफलता को कोई ओढ़ना चाहता है? जैसे आपको धूल कचरा होता तो तुरंत जाकर हाथ मुंह धो लेते हैं। यहां से गए और आंधी तूफान चला, पूरे धूल धूल हो गए, चेहरा बोलेंगे कैसा लग रहा है, अजीब सा, फिर तुरंत जाकर हाथ पर धो लेते हैं। लेकिन कवि इस असफलता को, जैसे लोग धूल कचरे को त्याग देते हैं, लेकिन कवि इस असफलता रूपी धूल कचरे को ओढ़े हुए हैं, स्वीकार किए हुए हैं। कवि के समाज के लिए जो विष है, कवि के लिए क्या है? अन्न है। समाज के लिए जो गर्हित है, कवि के लिए क्या है? उनकी आत्मा में बिंबित है, पुरस्कृत है। तो कवि असफलता से भागते नहीं, असफलता रूपी धूल कचरे को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। अब देखते हैं, यहां पर जो धूल कचरा है वो उपेक्षा का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति असफल होता है, समाज उसकी क्या करता है? उपेक्षा करता है। समाज सफलता को ओढ़ना चाहता है, सफलता को स्वीकार करना चाहता है, लेकिन कवि अपनी असफलता को भी गर्व से ओढ़ रहे हैं। ओढ़े हुए मतलब क्या है? उसको स्वीकार कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, उससे दूर नहीं भाग रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसलिए वह चमकदार जीनों पर मिलती है छल छद्म धन की। ठीक है, अब कवि कह रहे हैं कि मैं असफलता का धूल कचरा भी ओढ़ा हुआ हूं। क्यों ओढ़ा हुआ हूं? क्योंकि जो सफलता है ना, वो कैसे मिलती है? देखिए, अब आगे की पंक्ति समझिए। जो शुरू में ही कवि ने कहा था, प्रेरणा की बात मैंने की थी, जो छल कपट है, अन्यायपूर्ण, लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, है ना। और जो सफलता है वो जीवन में कैसे मिलती है? चक्करदार जीनों पर मिलती है। चक्करदार जीने मतलब होता है सीढ़ी। ठीक है, जीने मतलब क्या होता है? सीढ़ी। और चक्करदार, आप लोग किसी किसी घर में गए होंगे, किसी बिल्डिंग में गए होंगे, सीढ़ी बहुत ऐसी ऐसी घुमावदार, टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी नहीं रहती है, ये ऐसी ऐसी सीढ़ी बने रहती है। ये 2 मार्ग हो गए, ऐसी सीढ़ी बनी हुई है। सीढ़ी सीधी होती है क्या? तो मुक्ति बोध कह रहे हैं कि जो सफलता का रास्ता है वो चक्करदार सीढ़ियों पर, चक्करदार मतलब कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते मतलब गलत रास्ते। कह रहे हैं मैं असफलता को भी गर्व से इसलिए स्वीकार करता हूं क्योंकि मैं जो असफल हुआ हूं वो कैसे असफल हुआ हूं? सही रास्ते पर, मैंने कोई छल कपट नहीं किया है। और तुम जो सफल हो, तुम सफलता को तुम गर्व से ओढ़े हो, लेकिन मुझे पता है ये सफलता तुम्हें सीधी रास्ते पे चलकर नहीं मिली है। तुमने बहुत 3-5 किया है, छल कपट किया है, भ्रष्टाचार किया है, अनैतिक मार्गों को अपनाया है, अपने मूल्यों से समझौता किया है। तो ये चक्करदार सीढ़ी पर चढ़कर तुम सफल हुए हो, इसलिए मुझे तुम्हारा ये सफलता स्वीकार नहीं है। मुझे अपनी असफलता स्वीकार है। असफलता के धूल कचरे को मैं ओढ़ा हुआ हूं। क्यों ओढ़ा हुआ हूं? किंतु मैं सीधी सादी पटरी पटरी दौड़ा हूं। क्यों मुझे असफलता स्वीकार है? क्योंकि मैंने अपना जीवन कैसे जिया?
सीधी साधी पटरी, सीधी साधी पटरी, ये सब प्रतीक योजना है। ये जो हमारी सीधी साधी पटरी है, ये जीवन में सही मार्ग का प्रतीक है, नैतिक मार्ग का प्रतीक है। कभी इस मार्ग पर चलकर अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किए और असफल हुए और उसको ओढ़े हुए हैं, लेकिन जो लोग सफल हुए वो चक्करदार जीनों पर चढ़कर सफल हुए। तो ये जो सीधी साधी पटरी है, ये नैतिक मार्ग का प्रतीक है, ईमानदारी का प्रतीक है, मूल्यों के साथ जीने का प्रतीक है। और जो चक्करदार जीने हैं वो किसका प्रतीक है? टेढ़े मेढ़े रास्तों का, छल कपट का मार्ग है। यहाँ कवि देखिए सीधा स्पष्ट कह रहे हैं, इसलिए कि वह चक्करदार जीनों पर मिलती है छल छद्म धन की। छल के द्वारा, छद्म के द्वारा कुछ और दिखाकर तुमने ये सफलता हासिल की है, इसलिए मुझे तुम्हारी सफलता स्वीकार नहीं है। और मैं अपनी सफलता को गर्व से ओढ़ता हूं, क्योंकि मैं क्या हूं? सीधी साधी पटरी पटरी दौड़ा हूं। मैं कैसे दौड़ा हूं? सीधे साधे सही मार्ग पर चला हूं। चक्करदार जीना है ना, और जो सीधी पटरी है, ये दोनों कविता की प्रतीक योजना में आएंगे। चक्करदार जीने टेढ़े मेढ़े अनैतिक मार्ग का प्रतीक है, और सीधी पटरी नैतिक मार्ग का, ईमानदारी सत्य के मार्ग का प्रतीक है। छल छद्म कौन सा अलंकार आएगा बेटा? छल छद्म अनुप्रास अलंकार, 6 वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो चक्करदार जीने हैं, है ना, और आपका सीधी साधी पटरी है, ये किसका? ये है रूप का अतिशोक्ति अलंकार, है ना, क्योंकि एक ही पक्ष आ रहा है, उपमान आ रहा है, उपमेय नहीं आ रहा है। जहां केवल प्रतीकों के द्वारा बात होगी वहां क्या, कौन सा अलंकार होगा? रूप का अतिशोक्ति। और एक और बताओ, पटरी पटरी दौड़ा हूं, कौन सा अलंकार होगा? चक्करदार सीधी साधी पटरी पटरी दौड़ा हूं, कौन सा अलंकार होगा? ये तो सरल है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किंतु मैं सीधी साधी पटरी पटरी दौड़ा हूं जीवन की, फिर भी मैं अपनी सार्थकता में खिन्न हूं, विष से अप्रसन्न हूं। इतना सब कुछ करने के बाद भी, है ना, वीडियो मिल जाएगा गुलाबी, ठीक है, अभी कविता को सुन लीजिए, ठीक है, जब समय रहते, समय नहीं है ना, 10 मिनट बाकी है तो कंप्लीट करना है। तो क्या कह रहे हैं? इतना संघर्ष करने के बाद भी कवि अपने आप से नाराज है, खिन्न हूं मतलब अप्रसन्न हूं, असंतुष्ट हूं, विष से अप्रसन्न हूं, अपनी सार्थकता में खिन्न हूं। क्यों खिन्न है? क्योंकि कवि की स्वयं से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। मैंने पहली क्लास में मुक्तिबोध के परिचय में बताया था, मुक्तिबोध बहुत ज्यादा सोचते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं। जैसे कविता है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं। तन दे दिया, मन दे दिया, जीवन दे दिया, फिर भी मन में कुछ रह गया, देश को कुछ और देना चाहते हैं। ऐसी मुक्तिबोध की भावना है कि इतना संघर्ष करने के बाद भी, जीवन रक्तों से भरे हुए महाकाव्य के पन्ने बनाने के बावजूद मुक्तिबोध अपने आप से खिन्न है, नाराज है, विष से अप्रसन्न है। जो विष उन्होंने पिया है उससे अप्रसन्न है। क्यों अप्रसन्न है? आगे बता रहे हैं, इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए। ये जो दुनिया जैसी है, मुक्तिबोध उसको उससे बेहतर बनाना चाहते हैं, है ना। और ये पंक्ति भी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, किसी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देते हैं ये पंक्ति किस कविता की है, तो आप बताइएगा, मैं तुम लोगों से दूर हूं। क्या कह रहे हैं मुक्तिबोध? अपनी अप्रसन्नता का कारण, खिन्नता का कारण क्या कह रहे हैं? कि इतना प्रयास करने के बाद भी, इतने कष्ट झेलने के बाद भी वो दुनिया नहीं बना पा रहे हैं जिसका ख्वाब उन्होंने देखा है। उसे बेहतर दुनिया बनाना चाह रहे हैं, इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए। पूरी दुनिया साफ करने के लिए मेहतर चाहिए। ये जो दुनिया है इसमें बहुत गंदगी है, विचारों में, मूल्यों में लोग बहुत भ्रष्ट हैं। तो जहां गंदगी होती है वहां हमको किसकी आवश्यकता होती है? सफाई कर्मी की ना, साफ सफाई करने वाले व्यक्ति की। तो ये जो दुनिया है, मुक्तिबोध उसे बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए। पूरी दुनिया साफ करने के लिए क्या चाहिए? मेहतर चाहिए। मेहतर मतलब सफाई कर्मी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेहतर है वो सफाई कर्मी तो है शाब्दिक अर्थ में, लेकिन वास्तविक अर्थ में क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जो समाज के अन्याय का, समाज के गलत मूल्यों का, समाज में हो रहे दुराचार का विरोध करे,
तो ये सफाई कर्मी ना होकर मेहतर बन जाता है समाज सुधारक। हमारी कविता में इसका प्रतीक है मेहतर, समाज सुधारक का। अगर कहीं पे कचरा है तो उसको सफाई कर्मी साफ करेगा, लेकिन समाज में कचरा है, समाज की गंदगी है, तो उसको कौन सुधारता है? समाज सुधारक। यहाँ मेहतर प्रतीक है किसका? समाज सुधारक का। समझ में आ रहा है? मुक्ति बोध इस दुनिया से असंतुष्ट है, अपने प्रयासों से असंतुष्ट है कि मैं जो कर रहा हूं वो काफी नहीं है, कुछ और करना चाहते हैं, इसलिए अप्रसन्न है, खिन्न है, इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए, पूरी दुनिया साफ करने के लिए मेहतर चाहिए। मेहतर मतलब समाज को सुधारने वाला व्यक्ति। और मुक्ति बोध का देखिए संघर्ष, देखिए अपना आत्म आलोचना कर रहे हैं। वह मेहतर मैं हो नहीं पाता, पर रोज कोई भीतर चिल्लाता है। मुक्ति बोध जान रहे कि समाज में जो गंदगी उसको साफ करने के लिए समाज सुधारक चाहिए। स्वयं वह मेहतर होना चाहते हैं, स्वयं वह समाज सुधारक होना चाहते हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद मुक्ति बोध समाज में वो परिवर्तन, वो क्रांति नहीं ला पा रहे हैं। इसलिए अपनी असफलता को स्वीकार करते हुए कह रहे हैं वह मेहतर मैं हो नहीं पाता, मैं वह समाज सुधारक, वह व्यक्ति नहीं हो पा रहा हूं जो समाज में बदलाव ला सके, है ना। पर रोज कोई भीतर चिल्लाता है। पर मुक्ति बोध हारे नहीं है, प्रतिदिन उनके मन से एक आवाज है जो उन्हें प्रेरित कर रही है। और क्या चिल्ला रही है वो जो आवाज? उन्हें क्या करिए कि कोई काम बुरा नहीं बशर्ते कि आदमी खरा हो। कितनी प्यारी बात देखिए कि आपके मन से जो प्रेरणा है वो जीवित रहना चाहिए, वो आवाज जीवित रहना चाहिए जो आपको निरंतर कुछ अच्छा करने को प्रेरित करे। और मुक्ति बोध के भीतर की आवाज क्या कहती है? ठीक है, तुम सफल नहीं हो पा रहे हो, तुम वह व्यक्ति, वह सफाई कर्मी, वह समाज सुधारक नहीं हो पा रहे हो जो पूरी दुनिया को बेहतर कर सके, पर करते रहो। तुम्हारा काम छोटा ही सही, पर कोई भी काम बुरा नहीं होता बशर्ते आदमी खरा हो। मतलब आदमी का जो नियत है वो खरा होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। फिर तुम कितना भी छोटा योगदान दो समाज की बेहतरी में, वह मायने रखता है। तो बहुत प्यारी पंक्ति कि कोई काम बुरा नहीं बशर्ते कि आदमी खरा हो। सही नियत से किया जाए, पूरी प्रेरणा से किया जाए, तो आपका छोटा सा छोटा काम भी महत्वपूर्ण हो उठता है। तो आप प्रयास करते रहिए। जिसे रामचंद्र जी जब पुल बना रहे थे तो गिलहरी है, वो अपने छोटे छोटे हाथों से रेत ले जा रही थी, पत्थर कंकड़ उठा कर ले जा रही थी। सब हंस रहे थे कि इससे क्या होगा, लेकिन उसने अपना तो योगदान दिया ना उसकी क्षमता के अनुसार। ठीक है, इसलिए याद रखना कि कोई काम बुरा नहीं बशर्ते आदमी खरा हो। ठीक है, फिर भी मैं उस ओर अपने को ढो नहीं पाता। मुक्ति बोध कह रहे हैं कि व्यक्ति के अपने जीवन की भी समस्याएं होती है, तो सब कुछ जानते हुए, प्रयास करते हुए मुक्ति बोध अपने को उस ओर ढो नहीं पा रहे हैं। मतलब वह मेहतर, वह समाज कर्मी, समाज सुधारक नहीं हो पा रहे हैं जो दुनिया को बदल पाए। इसलिए मुक्ति बोध स्वीकार कर रहे हैं, अपनी असफलता को भी स्वीकारना बहुत बड़ी बात है। तो मुक्ति बोध की स्वीकारोक्ति है, फिर भी मैं उस ओर अपने को ढो नहीं पाता, मतलब मैं अपने आप को वह नहीं बना पाता जो मैं होना चाहता हूं। रेफ्रिजरेटरों, विटामिनों, रेडियोग्राम के बाहर की गतियों की दुनिया में, अब यहाँ जो शब्द आए हैं, रेफ्रिजरेटर हो गए, है ना, विटामिनों हो गए, रेडियोग्राम हो गए, ये समाज के संपन्न वर्ग की जीवन शैली का प्रतीक है। उपभोक्तावादी संस्कृति, मतलब जो एक समाज है जो सारे सुख सुविधा विलासिता की वस्तु मौजूद है, जिसके पास ठंडा पानी के लिए रेफ्रिजरेटर है, ताजा खाना के लिए रेफ्रिजरेटर है, उसके पास क्या है, रेडियोग्राम है, गाने सुनने के लिए मनोरंजन के साधन है, विलासिता के साधन है। लेकिन इस विलासी समाज के, संभ्रांत समाज के बाहर की गतिविधियों की दुनिया में एक समाज का वर्ग है जिसके पास क्या है, न खाने की कमी है, न संसाधनों की कमी है। और उस समाज को लगता है यार ये लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये लोग सड़कों पर क्यों उतर आए हैं। लेकिन इनके बाहर भी एक दुनिया है, एक दुनिया ऐसी है जहां लोग दो वक्त की रोटी के लिए तरस जाते हैं, जहां लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं, जो फुटपाथ में सो रहे हैं। बारिश में उनको दिक्कत हो जाती है कि हम कहाँ सोएंगे, क्योंकि उनका तो छत ही नहीं है, उनको तो फुटपाथ पे सोना है। रात भर बारिश हुई तो रात भर नहीं सो पाएंगे, वो फिर किसी सड़क में बने पुल के नीचे सो रहे हैं। तो ये जो संपन्न वर्ग है, संभ्रांत वर्ग है, उनकी गतियों के बाहर भी एक दुनिया है। और यही मुक्ति बोध की जो बाहर की दुनिया है वो बेचैनी का कारण है। क्यों? क्योंकि उस दुनिया की हकीकत सुनिए, मेरी वह भूखी बच्ची मुनिया है शून्यों में। इस रेफ्रिजरेटर संपन्न वर्ग है, रेडियोग्राम वाले लोगों के बाहर की दुनिया में एक बच्ची है, मुनिया। मुनिया जैसी कितनी बच्ची, मुन्नी नहीं कह रहे हैं, मुनिया कह रहे हैं, क्योंकि ये जो बच्ची है
मुनिया कहने से पता चलता है कि वंचित वर्ग की बच्ची है, शोषित पीड़ित वर्ग की बच्ची है। तो मुनिया जैसे बच्चियों की भी एक दुनिया है, और वो बच्ची कैसी है? भूखी है, शून्य में, मतलब समाज में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी कोई गणना नहीं है, जो जनगणना में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस रेफ्रिजरेटर, रेडियोग्राम, विटामिनों के संपन्न दुनिया के बाहर एक दुनिया है जिसमें कितने भूखे बच्चे हैं, मुनिया जैसे। पेटों की आंतों में न्यूनों की पीड़ा है, जिनको जब भूख लगती है तो पेट में दर्द होने लगता है ना, आंतों से आवाज आने लगती है। तो ऐसी मुनिया जैसे बच्चों की पेटों की आंतों में न्यूनों की पीड़ा है, मतलब उनको न्यूनतम 1 जून की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। तो न्यूनतम जो वस्तु है, रोटी, कपड़ा, मकान, जीवन जीने के लिए जो आवश्यक संसाधन है, पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, खाने को 2 जून का भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी आंतों में न्यूनों की पीड़ा है, न्यूनतम वस्तुओं की पीड़ा है कि वह भी उनको नहीं मिल पा रहा है। छाती के कोशों में रहितों की व्रीड़ा है, और उनके छाती के कोशों में, उनके हृदय में कौन सी पीड़ा है, कौन सा लज्जा है, अपमान है कि न्यूनतम वस्तु उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। वंचित होने का जो अपमान है, पीड़ा है, वह भोग रहे हैं। मुनिया जैसे सैकड़ों बच्चे जो भूखे सो रहे हैं, न्यूनतम भोजन नहीं मिल रहा, जिनकी आंतों से पीड़ा निकल रही है, चीख निकल रही है, और उनके हृदय में, छाती के कोशों में, मतलब उनके हृदय में रहितों की वंचित होने का अपमान है, लज्जा है। पहनने को ठीक से वस्त्र नहीं, अपने शरीर को ढक नहीं पा रहे हैं, ये अपमान पूर्वक जीवन है ना, अपमानपूर्ण जीवन है। तो रहितों की व्रीड़ा है, व्रीड़ा मतलब क्या होता है? लज्जा, अपमान। ठीक है, शब्द लिख लो, लज्जा, अपमान। अब अंतिम पद देखिए, व्रीड़ा का अर्थ है लज्जा, अपमान। ठीक है, शून्यों से घिरी हुई पीड़ा ही सत्य है। ठीक है, अब यहां पर कवि क्या कह रहे हैं कि ये जो वंचित वर्ग है, असल में सच्चाई यही है, समाज का यथार्थ क्या है? इनका दुख, इनकी वंचना, इनकी पीड़ा ही समाज का क्या है? वास्तविक सत्य है। बाकी जो ताम झाम चमक दमक देखते हैं, ये भ्रम है। हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी न्यूनतम संसाधनों के लिए संघर्ष कर रही है। तो शून्यों से घिरी हुई पीड़ा, शून्य मतलब अभाव, अभाव से घिरे हुए लोगों की पीड़ा ही क्या है? सत्य है। शेष सब अवास्तव, अयथार्थ, मिथ्या है, भ्रम है। वही मैंने कहा कि वंचित लोगों का दुख ही वास्तविक सत्य है। जो संपन्न संभ्रांत वर्ग लोग हैं, जो देश की चमक धमक है, वो क्या है? एक मिथ्या है, एक भ्रम है। वास्तविक यथार्थ यही लोग हैं हमारे देश का। सत्य केवल एक है जो कि दुखों का क्रम है। सत्य क्या है? एक ही सत्य है, और वह क्या है? इनके दुखों का एक क्रम है निरंतर, मतलब ये जीवन भर दुख को भोगते रहते हैं, दुख से मुक्त नहीं हो पाते। देखिए मुक्ति बोध कितने बेचैन है, कितना सोचते हैं समाज के लिए। मुक्ति बोध के पास अपनी नौकरी है, अपना घर है, लेकिन वो समाज के लिए इतना सोच रहे हैं। मुनिया जो सड़क में भूखे सो रही, उस बच्ची की पीड़ा को इतना महसूस कर पा रहे हैं कि बाकी सब उन्हें भ्रम नजर आता है, मिथ्या नजर आता है। एकमात्र सत्य क्या नजर आता है? वंचितों का, शून्यों की पीड़ा उन्हें एकमात्र सत्य नजर आती है, और इनके दुखों का एक क्रम है। इनका जीवन क्या है? पूरे दुखों की श्रृंखला है। आगे देखिए, कह रहे हैं मैं कनफटा हूं, हेठा हूं। कनफटा हूं, हेठा हूं। कनफटा और हेठा यहाँ पर प्रतीक है, उपेक्षित है, फटेहाल है। हेठा मतलब समाज का निम्न व्यक्ति हूं, जिसको समाज में निम्न दर्जे का, दोयम दर्जे का, सबसे निचले दर्जे का व्यक्ति, जिसकी समाज में कोई औकात नहीं है, जिसका समाज में कोई महत्व नहीं हूं, मैं वह व्यक्ति हूं। मैं कनफटा हूं, मैं उपेक्षित हूं, मैं हेठा हूं, मैं निम्न वर्ग का व्यक्ति हूं। और आगे बताते हैं, शेवरलेट डॉज के नीचे मैं लेटा हूं। मतलब एक मजदूर, एक कार मैकेनिक, ठीक है, जिसका समाज में कोई महत्व है, जिसके विचारों को कोई महत्व देता है, जिसको कोई सभाओं में बुलाता है? नहीं बुलाता है। मैं वही व्यक्ति हूं जो समाज में निम्न वर्ग का माना जाता है, नीचा माना जाता है, नीच माना जाता है, जो समाज में उपेक्षित है, जो फटेहाल है। और मेरी पहचान क्या है? मैं क्या है यहाँ पे कार का नाम? शेवरलेट और डॉज जैसी महंगी महंगी कार के नीचे लेटा हुआ हूं। मैकेनिक को देखा होगा आपने कभी, कार के नीचे लेट कर, है ना, उसका रिपेयर करता है। तेलिया लिबास में पुर्जे सुधारता हूं। मिस्त्री के कभी कपड़े देखे मैकेनिक के?
पूरे उसके कपड़े पे दाग रहते हैं, तेल के, पेंट के, कार की गंदगी के, पूरा उसका कपड़ा काला काला रहता है। तो मैं वही कनफटा हूँ, मैं वही उपेक्षित फटेहाल निम्न व्यक्ति हूँ जो तुम्हारी महंगी महंगी कारों के नीचे लेटा रहता है, तेलिया लिबास में मेरे कपड़े तेल से सने होते हैं और मैं तुम्हारे कार के पुर्जों को सुधारता हूँ, तुम्हारी आज्ञाएं ढोता हूँ, तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करता हूँ कि मेरे कार को ये कर दो, हवा भर दो, मेरे कार का पंचर सुधार दो। तो तुम्हारा आज्ञा को ढोने वाला, तुम्हारी बात को मानने वाला व्यक्ति मैं हूं। मतलब समाज के जो पद सोपान है उसमें सबसे निचले दर्जे का व्यक्ति मैं हूं, जिसका कोई महत्व नहीं है। पर मुक्ति बोध कहते हैं यही व्यक्ति, इनकी पीड़ा, इनका दुख दर्द ही समाज का क्या है, वास्तविक सत्य है। अब देखिए गांधी जी का प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। मुक्ति बुद्ध यहाँ पर खड़े होकर इस वर्ग की पीड़ा को महसूस कर रहे हैं, इस वर्ग की पीड़ा को लिख रहे, ये है मुक्ति बोध। मुक्ति बुद्ध अपने बारे में नहीं, आत्मचेतस नहीं है, स्वयं के बारे में चिंतित नहीं है, विश्व चेतस, विश्व की चेतना को, विश्व की संवेदना को महसूस करते हैं। इसलिए मुक्ति बोध इतने बड़े कवि माने जाते हैं कि उन्होंने उपेक्षित निम्न वर्गों की पीड़ा को लिखा है, उसको आवाज दी है। मुक्ति बोध की चिंता हमेशा समाज के सबसे निचले दर्जे पर खड़े व्यक्ति की चिंता रही है। मुनिया की बात करते हैं वो, मुन्नी की बात या मोना की बात नहीं करते हैं। अमीर घर की बेटी मोना होती है, मध्य वर्ग की मुन्नी और सबसे निम्न वर्ग की मुनिया हो जाती है। तो मुक्ति बोध की चिंता मोना और मुन्नी नहीं है, मुनिया है, वंचितों की पीड़ा है। इसलिए मुक्ति बोध कहते हैं मैं तुम लोगों से दूर हूं, जिसके बारे में तुम सोचते भी नहीं, जो तुम्हारी दृष्टि में सबसे निचला दर्जा है, दोयम दर्जे का व्यक्ति है, जो सबसे घृणित है, तिरस्कृत है, मुक्ति बोध उसे गले लगाते हैं, उसे स्वीकारते हैं और सफलता के टेढ़े मेढ़े रास्तों को छोड़कर वो असफलता को स्वीकार करते हैं सीधे मार्ग पर। तो ये मुक्ति बोध की एक प्रसिद्ध कविता है, बहुत प्यारी कविता है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। एक बार फिर से जल्दी जल्दी अलंकारों को देख लेते हैं, कहीं पर कोई अलंकार है तो। ये तो बता ही दिया था, रक्त भरे महाकाव्य में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होगा, चक्करदार जीने में और सीधी सादी पटरी में, ये सब में क्या होगा, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होगा। मेहतर प्रतीक है, किसका प्रतीक है, सफाई कर्मी का नहीं बल्कि समाज सुधारक का। रेफ्रिजरेटर, विटामिन, रेडियोग्राम, ये सब किसका प्रतीक है, समाज के संपन्न और उपभोक्तावादी जीवन शैली वर्ग का। मुनिया प्रतीक है वंचित वर्ग का, ठीक है। और जो मजदूर है, कार मैकेनिक, वो समाज के निचले तबके का व्यक्ति है। और कुछ प्रतीक मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। विष जो प्रतीक है, हम लोगों ने कविता की जो व्याख्या उसमें चर्चा किया था, जीवन के संघर्षों का, कठिनाइयों का, कष्ट का, त्याग का प्रतीक है विष। अन्न प्रतीक है जीवन शक्ति का, ऊर्जा का, ठीक है। मेरे लिए अन्न है, मतलब जो चीज तुम्हारे लिए विष है, वही चीजों से मुझे ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। रक्त जो प्रतीक है वह संघर्ष और बलिदान का। महाकाव्य प्रतीक है महान जीवन संघर्ष का, ठीक है। आघात प्रतीक है निरंतर सामाजिक विरोध का, सतत आघात बोले है ना, तो निरंतर सामाजिक विरोध का प्रतीक है। धूल कचरा प्रतीक है असफलता का, उपेक्षा का। चक्करदार जी ने मैं बताया था अनैतिक मार्ग, भ्रष्ट मार्ग। सीधी सादी पटरी प्रतीक है ईमानदारी का, नैतिकता का। मेहतर प्रतीक है समाज सुधारक का। रिफ्रिजरेटर, जो भी शब्द आए हैं वो संभ्रांत वर्ग का प्रतीक है। मुनिया वंचित वर्ग के बच्चों का प्रतीक है, ठीक है। शून्य प्रतीक है गरीबी और अभाव का। शेवरलेट और डॉज ये पुनः संभ्रांत वर्ग का प्रतीक है। और तेलिया लिबास मजदूर या श्रमिक वर्ग का प्रतीक है। तो मुक्ति बोध की कविताएं जब भी पढ़ेंगे तो प्रतीक योजना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रतीकों को खोलते जाएंगे तब मुक्ति बोध की कविता का अर्थ खुलता है, स्पष्ट होता है। तो मुक्ति बोध की दो कविताएं थी, पहली कविता थी भूल गलती, दूसरी कविता मैं तुम लोगों से दूर हूं। दोनों कविता हम लोगों ने पढ़ ली तो पहली इकाई हमारा आधा कंप्लीट हो गया। समझ में आई कविता? कहीं पर कोई कंफ्यूजन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो। पूरी कविता समझ में आ गई? ठीक, एक बार और वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। भाषा इसकी भी क्या है, खड़ी बोली है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो सीधी सपाट भाषा है। कहीं आपको अर्थों की ये नहीं करनी पड़ी, मतलब ना तो उर्दू के शब्द हैं, दूसरी भाषा के शब्द नहीं, ना ही संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी का प्रयोग किया है ना। लेकिन कहीं कहीं शब्द शक्ति, आपको लक्षणा शब्द शक्ति लिखना पड़ेगा,
क्योंकि कुछ बात तो सीधा अभिधात्मक है, लेकिन कई जगह लक्षण जैसे चक्करदार जीने हैं, सीधी साधी पटरी है, ये सब मुख्यार्थ से समझ में नहीं आता है, आपको लक्षण के द्वारा उसका अर्थ समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे तेलिया लिबास में काम करता हुआ लेटा हुआ मजदूर है, ये किसका लक्षण है? समाज के निम्न वर्ग का। रेफ्रिजरेटर होना, रेडियोग्राम होना, ये सब संपन्न जीवन। तो इस पूरी कविता में आप देख सकते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति का बहुलता से प्रयोग किया गया है। ठीक है। रस आप कई जगह करुण रस कह सकते हैं, क्योंकि निम्न वर्ग की विपन्नता का चित्रण हुआ है, जिसको पढ़कर मन में क्या उत्पन्न होती है? करुणा उत्पन्न होती है। ठीक है। कुछ एक स्थान पर करुण रस है, आप ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये हमारी दूसरी कविता कंप्लीट होती है। ठीक है। ठीक। आप लोग बेटा कंप्लीट होते जा रहा है तो व्याख्या लिखते चलो, बाद में भूल जाओगे। अभी ताजा ताजा नया नया सुने हो ना, तो याद रहेगा। मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ, कहीं भूलते हो तो ईयरफोन लगाना, वीडियो सुन सुन के लिखते जाना, लेकिन व्याख्या लिखते जाओ, क्योंकि आपकी परीक्षा होगी दिसंबर में, अभी चल रहा है जुलाई। आपको विवेकानंद नहीं हो कि आपको दिसंबर तक खूब बहु याद रहे, इसलिए अपना नोट्स बनाते चलो। परीक्षा बोर्ड के भरोसे मत रहो, एक कॉपी बनाओ, उस कॉपी में पूरा लिखते चलो। मैं 2 कविताएं पढ़ाया हूँ, होमवर्क यही होगा कि दोनों कविताओं की व्याख्या पूरा लिख कर आप मुझे दिखाएंगे। व्याख्या में संदर्भ प्रसंग विशेष भी होगा व्याख्या के साथ। ठीक है। और प्रतीक योजना, रस, छंद, अलंकार, यह भी मुक्त छंद की कविता है। ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं।